डायनेमिक ही क्यों, डायनेमिक डीएम ही क्यों आपने सोचा ये? डीएम है जो डायनेमिक है, भाग दौड़ करते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, तो वहां बांदा की जनता ने ये नाम दिया। दिमाग को भी ऊर्जा चाहिए, और दिमाग को ऊर्जा कैसे मिलेगी? पढ़ने से दिमाग को ऊर्जा। तो जैसे कि आजकल के जो यूथ हैं उनका मोस्टली जो टाइम होता है वो रील्स स्क्रॉल करने में जाता है या फिर रील्स बनाने में जाता है। जो स्टूडेंट्स भी हैं तो वो क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, फिर भी एक तरफ से उनका डिस्ट्रैक्शन भी होता है, ये सब रील्स, नोटिफिकेशन आया व्हाट्सएप खोल दिया या इंस्टा चले गए। तो आपको आपकी राय इस पे क्या है? जब आपका कोई किसी काम करने में कंसंट्रेशन ही नहीं है तो आप उस काम को करने के लिए सीरियस नहीं होगे तो दीवाने नहीं होगे तो आपको वो काम सफल नहीं हो गया। उसे वल्गैरिटी के फॉर्म में भी लोग प्रेजेंट करते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज का भी यूज करते हैं ताकि व्यूज आए। पानी वहां था नहीं, जब पानी नहीं था तो खेती कैसे करेंगे, और खेती नहीं करेंगे तो गरीब के गरीब रहेंगे। जो अपने आप को आम आदमी नहीं मानता है वो गलतफहमी में है, उसको गलतफहमी हो गई है, चाहे वो कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना बड़ा नेता। किरण बेदी का नाम मैंने बहुत सुना था। किरण बेदी तिहाड़ जेल में ये सुधार कर दिया, वो कर दिया, और उनका बड़ा नाम है। तो हमने कहा वो तो आईपीएस थी, ये तिहाड़ जेल वो सुधार सकती है, तो जिले का पूरा मालिक हूँ। नमस्कार, मैं रिशा, आप देख रहे हैं भारत की बात। स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट शो में। इस वक्त हमारे साथ एक बेहद स्पेशल गेस्ट मौजूद है जो कि इंडिया के टॉप ब्यूरोक्रेट है, एक आईएएस ऑफिसर। जी हाँ, जो कि ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं, आईएएस ऑफिसर डॉक्टर हीरालाल सर। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बढ़िया सर। मैं चाहूंगी सबसे पहले आप दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। कि मैं जो है बस्ती का रहने वाला हूँ, और बस्ती जिले में एक गांव है बाग जी, और मेरा पारिवारिक परिवेश किसान का है। मेरे घर पे आज भी खेती होती है जी सर, और खेती हर परिवार का एक धंधा होता है, कोई दुकानदार होता है, व्यापारी होता है, कोई सर्विस वाला होता है। तो मेरा जो पेशा है पारिवारिक वो खेती है। मैं वही कक्षा 8 तक पढ़ा, उसके बाद 9 से 12 तक जीआईसी बस्ती में आके पढ़ा, फिर बीटेक किया, फिर आईआईटी BHU से एमटेक कर रहा था, वहाँ कुछ दिन एनटीपीसी में नौकरी किया, नौकरी के बाद पीसीएस में चले गए, फिर आईएएस हो गए। तो मतलब बहुत संक्षिप्त में ये मेरी कहानी है। जी सर। सर जैसे कि आपको डायनेमिक डीएम के नाम से भी जाना जाता है, आपने ऐसे यूपी के ऐसे क्षेत्र में काम किया, बुंदेलखंड, जो कि काफी पिछड़ा बेल्ट है, उसके बांदा में आप डीएम रहे बतौर, और बांदा का आपने पूरा काया पलट ही कर दिया, उसके लिए आप जाने भी जाते हैं। तब से आपको डायनेमिक डीएम कहा गया, और इसी पे सर ने एक बुक भी लिखी है, सर की ऑटोबायोग्राफी है डायनेमिक डीएम, तो आप इसे जरूर पढ़ें, इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो सर मेरा सवाल ये है कि डायनेमिक ही क्यों, डायनेमिक डीएम ही क्यों आपने सोचा? ये वर्ड कैसे आपके माइंड में आया, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। ये ऐसा है कि जब हम काम करते हैं तो हमें, अगर आपको कुछ करना है, परफॉर्म करना है, कुछ रिजल्ट पाना है, तो आपको भाग दौड़, जिसको कहते हैं हार्ड वर्क, मेहनत करना पड़ेगा। जी। और वही डायनेमिज्म है, जो भाग दौड़ करो। तो जब मैं वहाँ कलेक्टर था तो रोज 4-5 बैठक करना, 4-5 साइट पे जाना, साइट इंस्पेक्शन करना। तो मैं दिन भर सुबह से लेकर शाम तक, मुझे जनता कहीं कहीं पब्लिक में ही देखती थी, क्योंकि जब आप बैठक करोगे, उनकी समस्याएं दूर करोगे, कुछ प्लान करोगे बैठक करके, और साइट पे जब तक आप जाओगे नहीं तब तक आपको रियल चीज नहीं पता लगेगी, लोग आपको गुमराह कर देंगे, मौके पर कुछ रहेगा बताएंगे कुछ। तो ये सब लोगों ने, जब वहां के लोगों ने देखा कि हमारे डीएम साहब तो भागते रहते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, और मेहनत इसलिए करते हैं कि जो उनकी वहां की समस्याएं हैं वो दूर हो जाए, वो कोई दिखावा नहीं करते हैं। तो इस वजह से वहां के लोगों ने डायनेमिक डीएम कहना शुरू किया, कि मतलब एक डीएम है जो डायनेमिक है, भाग दौड़ करते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं। तो वहां बांदा की जनता ने ये नाम दिया। तो होता ही है इन जनरल, हम लोग स्कूल में क्लास में नहीं रहते थे, अपने टीचर का नाम रख देते थे, प्रिंसिपल का नाम रख देते, उनके सामने कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन पीछे हम लोग चाहे चिढ़ाने के लिए, चाहे मजाक में, चाहे लाटर क्रिएट करने,
इस तरह से बांदा की जनता ने जो डायनेमिक डीएम के नाम से कहना शुरू किया। और फिर जब हम किताब लिख रहे थे, जी जी जब किताब लिख रहे थे डायनेमिक डीएम की, तो ये बात आई कि नाम क्या रखा जाए किताब का, किताब का नाम क्या रखा जाए। तो ये हुआ कि डायनेमिक डीएम किताब नाम रखा जाए। मेरा तो ये कहना था, लेकिन हमारे एक मित्र हैं उमाशंकर यादव जो उस किताब को लिखने में मेरी मदद कर रहे हैं, किया उन्होंने। और वो यहीं रायबरेली के रहने वाले हैं, गुजरात अहमदाबाद में रहते हैं, और वो अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल चलाते हैं। तो उन्होंने कहा ये जो आप नाम लिख रहे हो, ये तो इससे लगेगा कि आप अपनी तारीफ कर रहे हैं। जी ये बात तो सही बात है, लगेगा कि आप किताब नहीं लिख रहे हो, अपनी तारीफ कर रहे हो। इसीलिए हमने इसके चैप्टर 3 में यहीं से शुरुआत ही किया है कि इस किताब का नाम डायनेमिक डीएम ही क्यों। जी, सवाल का जवाब दिया। हाँ, इस सवाल का मैंने जवाब दिया है, जिससे अगर जो पढ़ेगा इसको, उसको ये पता लग जाएगा कि इसका नाम क्यों रखा गया, इस नाम के पीछे बैकग्राउंड क्या है, इस नाम के पीछे, इस नाम के रखने के पीछे कहानी क्या है। जी सर, जैसे कि आपकी बुक में ही आपने बताया कि आपको पढ़ने का हमेशा से शौक रहा है और अभी भी आप पढ़ते ही रहते हैं, तो प्रेजेंट टाइम में सर आप बताइए आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? देखिए, अभी मैंने इलोन मस्क की किताब पढ़ी। ओके। और मैंने 2-1 लोगों को और किताब दिया, तो जिसने पढ़ा उनको बड़ी अच्छी लगी। अभी मैंने अपनी बेटी को दिया है, वो पढ़ रही है। तो अभी इलोन मस्क की किताब पढ़ी। अब मैं इस समय ओबामा की जो है एक बड़ी रिसर्च बुक है कि वो कम्युनिकेशन कैसे करते थे, कैसे लोग उनके कम्युनिकेशन से लोगों को अपना दीवाना बनाते थे। उसमें 32 चैप्टर, बहुत बढ़िया किताब है, बाहर के एक राइटर ने लिखी है। ये मेरे डीलिट का एक टॉपिक है कम्युनिकेशन, उसी सिलसिले में मैंने एक बार पढ़ा था, दोबारा पढ़ रहा हूँ। जब दोबारा पढ़ो तो और अच्छा लगता है और अंडरस्टैंड। उसके बाद अभी मैंने एक किताब और खरीदी है, उसका नाम है लीडर्स इन यू, किताब है डेनियल कार्नेगी की, बहुत अच्छी किताब है। तो हर आदमी को पढ़ते रहना चाहिए। जैसे जब हम खाना खाते हैं ना, तो हमें ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल सर। इसीलिए दिमाग को भी ऊर्जा चाहिए, और दिमाग को ऊर्जा कैसे मिलेगी? पढ़ने से दिमाग को ऊर्जा। गाड़ी हम जब चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल डालते हैं, तब गाड़ी चलती है। हमें चलने के लिए, काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो हम खाना खाते हैं, उससे ऊर्जा मिलती है। दिमाग को भी नई नई ऊर्जा, रोज ऊर्जा चाहिए। तो उसको कहाँ ऊर्जा मिलेगी? नॉलेज से। नॉलेज कहाँ आएगा दिमाग में? पढ़ने से। हर व्यक्ति को रोज पढ़ना चाहिए, नई नई चीजें जो उसके इंटरेस्ट का हो। और अगर आप बहुत सारे, जैसे बिल गेट्स साहब हैं, ओबामा जी हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, वो हर महीने 4-5 किताब अच्छी पढ़ते हैं। तो ये सबको 4-5 किताब अच्छी, जो भी वो विषय उसका प्रिय हो, उसके बारे में पढ़ना चाहिए, जिससे दिमाग को जो फ्यूल, खुराक, डीजल, पेट्रोल चाहिए वो मिलता है। बिल्कुल सर। सर जैसे कि आजकल के जो यूथ हैं, उनका मोस्टली जो टाइम होता है वो रील्स स्क्रॉल करने में जाता है या फिर रील्स बनाने में जाता है। जो स्टूडेंट्स भी हैं तो वो क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, फिर भी एक तरफ से उनका डिस्ट्रैक्शन भी होता है। ये सब रील्स, नोटिफिकेशन आया, व्हाट्सएप खोल दिया या इंस्टा चले गए। तो आपकी राय इस पे क्या है कि पहले के जमाने में जो बच्चे थे या जो प्रेजेंट के बच्चे हैं, तो कुछ ऐसा तो नहीं गैप आ गया है उनके एजुकेशन में, क्योंकि ज्यादातर वो सोशल मीडिया पे ही एक्टिव है? हाँ, तो इससे देखिए, आजकल इस पर एक कमेंट मजाक की, अब हम लोग रियल दुनिया से रील की दुनिया में आ गए हैं। इससे उनका जो कंसंट्रेशन होता है, जो कंसंट्रेशन आपको आगे ले जाता है, उसमें गिरावट आई है। तो ये बात तो अच्छी नहीं है यूथ के लिए। आपको अपने जब आपका कोई किसी काम करने में कंसंट्रेशन ही नहीं है, तो आप उस काम को करने के लिए सीरियस नहीं होगे तो दीवाने नहीं होगे तो आपको वो काम सफल नहीं हो गया। तो ये बहुत जरूरी है कि वन हैड टू बी सीरियस। ये हमें नहीं कहते रील बनाना बुरा है, लेकिन उसका एक जो है लिमिट है, ठीक है। मैक्सिमम लोग जिसको कुछ नहीं काम धाम धंधा, वो रील बनाने में लगे हैं। तो कुछ लोग अब उस रील में अगर कंटेंट अच्छा है, जिससे लोगों को फायदा हो रहा है, ठीक है। जैसे कभी मैं रीवा का एक मनीष पटेल है जी, वो बहुत बढ़िया रील बनाता है, बड़ा नेचुरल वे में बनाता। मैंने उसका देखा कि वो देहाती, कभी ट्रक ड्राइवर के रूप में, लेकिन जो ट्रक ड्राइवर के साथ दिक्कत होती है वो बनाता है।
तो वो रील बना करके उसका 2.3 मतलब करीब 20 लाख उसके जो है सब्सक्राइबर है। और सिंपल कभी गांव देहात तो देहाती बोलता है, और केवल वो और एक लेडी, दो लोग मिलकर हस्बैंड वाइफ, तो हस्बैंड पता नहीं वो हस्बैंड है वाइफ ही है, वाइफ ही है, रीवा का है, मनीष पटेल नाम। मैंने मैंने उसका देखा, फिर मैंने उसको स्टडी किया। अब क्या उसने रील्स, वो रील तो बना रहा है लेकिन आप उसके कंटेंट को देखिए तो बहुत शानदार कंटेंट है। वो एक तरह से न्यूज बना लिया है अपने आप को, मियां बीवी जैसे। और उसमें कुछ इंटेलिजेंट जो कंटेंट है वो इंटेलिजेंट है। जैसे कल मैंने उसकी एक रील देखी, एक टेम्पो बना के ले जाता है और उसे वो लेडी से 200 तय करता है और वो लेडी 100 रुपया देती है। तो लेडी कहती है 100 रुपया तुम्हारा, 100 रुपया मेरा, तो 100 दूंगी। तो देखिए वो है तो फनी टाइप का, लेकिन उस कितनी मतलब उसमें कितनी बारीकी से उसको निकाला है। तो ये सब चीजें रील उपयोगी, मतलब इसका मतलब ये नहीं है रील उपयोगी भी हो सकता है जी सर, अगर उसको हम उस तरह से करें। क्योंकि सर रील्स जैसे एज ए एंटरटेनमेंट के लिए तो ठीक है, बट उसे वल्गैरिटी के फॉर्म में भी लोग प्रेजेंट करते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज का भी यूज करते हैं ताकि व्यूज आए। तो इस पे तो इतना कंट्रोल भी है, चेकिंग चलती है, यूट्यूब भी कंट्रोल। इससे बचने की जरूरत है, वो पार्टिकुलरली यूथ को। आप उस रील को प्रोडक्टिव और कमाने का या कोई धंधा बनाने का काम उससे करिए, तब तो ठीक है। केवल ये शोबाजी, नौटंकी और फेमस होने के लिए वो ठीक नहीं। बिल्कुल सर। तो सर हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, तो आपने जैसे कि रूरल डेवलपमेंट में बहुत से काम किए हैं, आपका प्रोजेक्ट भी है मॉडल गांव, इस पे आप काम भी कर रहे हैं और आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है ये एक तरह से। तो सर इसका आइडिया आपके पास कैसे आया था, थोड़ा सा आप शेयर करें। देखिए जैसे मैंने बताया ना, मैं गांव का रहने वाला हूँ, खेती किसानी, हम बचपन में खेती किसानी किए भी हैं। हमारे फादर गन्ना बोते थे जी, और गन्ना जो है मिल में जाता था, बिकता था, हम खुद मिल में जाते थे, तो उसी गन्ने के पैसे से पढ़े हैं। तो मुझे खेती बाड़ी, गांव का हर चीज, रूरल डेवलपमेंट से ही मेरी पढ़ाई शुरू हुई। हमारा जो बचपने की जो पढ़ाई दो तरह होती है, थियोरेटिकल, एक प्रैक्टिकल। जी सर। तो हमारी जिंदगी की जो प्रैक्टिकल पढ़ाई शुरू हुई शुरुआती दौर की, वो खेती बाड़ी। तो हमें खेती बाड़ी के बारे में, गांव के बारे में सब कुछ पता, हमसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं जानता, ठीक है। वो हमारा प्रैक्टिकल पढ़ाई हुआ, फिर हम निकल के आए, फिर पढ़ाई लिखाई किए। तो चूंकि जो बचपने में चीजें मेरे पर्सनालिटी में, मेरे सोच में, जिसका खेती से ही हम पढ़े, तो खेती ने ही हमें पढ़ाया, रूरल डेवलपमेंट ने ही हमें पढ़ाया, हमारी जिंदगी की शुरुआत रूरल डेवलपमेंट ने किया। तो वो सब मेरे सोच में, खून में, हर जगह है और रहना भी चाहिए। नौकरी में आने के बाद या सर्विस में आने के बाद मैंने उससे नाता नहीं तोड़ा। होता क्या है, आदमी छोटी सी भी नौकरी पा जाता है तो पहले रिश्तेदार से तोड़ता है, गांव से तोड़ता, शहर से तोड़ता। हमारा गांव सब मुझसे जुड़े हुए हैं, हमने सबको जोड़ के रखा। तो मैं जहां भी गया, एसडीएम बना, एडीएम बना, डीडी बना मंडी में, जहां भी 50 पोस्टिंग हुई, हर जगह हमारा जो काम का फोकस रहा वो गांव डेवलपमेंट का। जी सर। कि गांव में जो दिक्कतें हमने देखी थी वो दिक्कतें ना हो, वो दिक्कतें मेरे हटने की बात ना हो, तो उसकी पॉलिसी बनाते, चेंज बनाते। अब जैसे ये मॉडल गांव की बात है, मैं कलेक्टर बना, अब कलेक्टर बांदा बना, तो बांदा में शहर नाम की चीज है ही नहीं है। वो पूरा जिला 470 गांव 8 ब्लॉक का था और उसमें पूरा गांव ही गांव है। वहां की पूरी कमाई का जरिया लोगों का खेती बाड़ी। तो हमने इस पर काम किया। और कैसे, तो वहां खेती बाड़ी करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है, पानी है। पानी वहां था नहीं, जब पानी नहीं था तो खेती कैसे करेंगे, और खेती नहीं करेंगे तो गरीब के गरीब रहेंगे। तो पानी की समस्या को दूर करने के लिए हमने काम किया, आम जनता से जुड़े, आम जनता को समझाया, आम जनता को इंपावर किया, इंस्पायर किया, और आम जनता के साथ जमीन पे बैठ के उनको समझाया कि ये पानी की समस्या 50 साल से आप क्यों नहीं दूर कर पा रहे, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है। वो सोचते थे कि डीएम साहब पानी ला के हमारे खेत में सिंचाई के लिए दे देंगे और पीने के लिए दे देंगे, और यही वो गफलत में थे। हमने ये समझाया समस्या आपकी है और समाधान भी आपके पास है,
तो जब पानी की समस्या दूर हो गई, खेती होने लगा, तो लोगों की इनकम बढ़ गई। इसी तरह से स्टूडेंट पे हमने काम किया, एजुकेशन के लिए, एजुकेशन पे काम किया, जी माइल न्यूट्रिशन पे काम किया। ऐसे हमने 2500 विषयों पे काम किया और उसको मैंने इस किताब में चैप्टर वाइज लिख दिया। जी सर। तो जब मैं वहां से हटा तो क्या क्या फायदे हुए, चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने पे काम किया, पानी 1 मीटर 34 सेंटीमीटर बढ़ा, क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ी 18.5%, लोग धनी हुए। जो सबसे बड़ा फायदा हुआ, जो लोगों को दिखता नहीं है, वो क्या है? वो है लोगों के मन में जो निराशा थी वो आशा में, अरे हम तो बाद में पैदा हुए हैं, हम गरीब ही रहेंगे, हम तो धनी हो ही नहीं सकते। अगर हमें धनी होना होता तो हम नोएडा में पैदा होते, लखनऊ में। ये जो मन में भाव था ये निकला लोगों के। जब ये एक के बाद काम होने लगे तो जो निराशा का भाव था वो आशा में बदला। ठीक है, लेकिन ये कहीं किसी को दिखता नहीं। लोगों में जोश आ गया, लोगों की सोचने की क्षमता बदल गई, लोग पॉजिटिव सोचने लगे, ऊर्जा बढ़ गई। तो इन सबको मिला करके ही ये मॉडल गांव का प्रोजेक्ट हम लोगों ने शुरू किया था वहां से हटने के बाद। सर जैसे कि गांव में रूढ़िवादी सोच होती है, उनको मनाना बहुत मुश्किल होता है किसी नई चीज के लिए, तो ये आप कैसे टैकल करते थे इस चीजों को? खुद ही करने लगते हैं। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है? अच्छा ये बताइए, महात्मा गांधी की बात लोग क्यों मानते थे? लोग अपने घर वालों को नहीं मना पाते थे। जो महात्मा गांधी जी, पूरा देश उनका कैसे दीवाना था। कई दिन हम वहां आएंगे तो पूरा देश कैसे आ जाता है। आपको आम जनता का विश्वास जीतना पड़ेगा, पब्लिक ट्रस्ट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आम जनता के बीच जाना पड़ेगा। उसके बीच जाइए तो आम जनता बन जाइए, और आम जनता बन के उसकी देखिए, उसको समझिए कि आखिर उसकी क्या समस्या है। हम लोग जाते हैं तो लेक्चर अपने हिसाब से देते हैं, तो इसलिए उस पर वो लागू नहीं था। उसकी गो इन द शू ऑफ द अदर पर्सन एंड सी व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम ऑफ दैट पर्सन। जब आप दूसरे के दुख दर्द को समझ के और उसकी दवा दोगे तो धीरे, तो हम यही करते हैं, हमारी यही स्टाइल। पब्लिक ट्रस्ट जीतना पड़ता है सबसे पहले, पब्लिक ट्रस्ट। तो क्या अब हम जाए वहां अंग्रेजी उर्दू बोले तो हम जाते हैं तो पहले गांव वाला बनते हैं। क्या जैसे गए तो उसके चारपाई बैठेंगे, कुर्सी उर्सी नहीं, हम जो बैठक करते हैं वो जमीन पे करते हैं। अगर हम कुर्सी पे बैठेंगे, हम कहीं जाते हैं तो फूल अवॉइड करते नहीं, वो माला दो, चूना डालो, ये सब जितना नौटंकी है कि डीएम साहब आ रहे हैं, बड़का अफसर आ रहे हैं, चूना डाल दो, वो चूना डालते नहीं है, चूना लगाते हैं। क्या तो वो हम चूना नहीं लगवाते। हमें कोई फूल उल दे तो हम पहले ही मना कर देते हैं कि ये फूल उल नहीं चलेगा। सर आप भी अपने आप को आम इंसान मानते हैं उनकी तरह? हाँ, हम मानते नहीं, हर आदमी आम इंसान है। जो अपने आप को आम आदमी नहीं मानता है वो गलतफहमी में है, उसको गलतफहमी हो गई है, चाहे वो कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना बड़ा नेता हो, कितने भी बड़े ओहदे पर हो, पर आपको अपनी ग्राउंड रियलिटी से नहीं हटना चाहिए पहले। हाँ, और जो हट गया, जी सर, जिस दिन वो हटा उसी दिन से उसकी बर्बादी शुरू हो। जमीन से सर आप जुड़े हुए हैं और हमेशा जमीन से ही जुड़े रहना चाहिए। हाँ, वो मेरी आदत। हम अगर चाहें कि हम जमीन से ना जुड़े तो हम नहीं हो सकता। वो मतलब मेरी आदत, हम जमीन से ही जुड़ेंगे। जैसे मेरे को मुझे यह है कि मैं रिटायर होने के बाद स्कूटी से चलूंगा। एक और सिंपल करना है, अभी तो चलो 4 व्हीलर से चल। सर साइकिल क्यों नहीं? नहीं, मतलब इस साइकिल में इतनी स्पीड नहीं आती है सर। हेल्थ के लिए साइकिल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो कहने का मतलब, हमने अपनी जिंदगी को सिंपल से इतना कॉम्प्लेक्स बना लिया है कि उसी में उलझे हुए हैं। तो हम लाइफ को ना एंजॉय कर पा रहे हैं, ना खुद खुश हैं और ना लोगों को खुश बना पा रहे हैं। हमें जितना ज्यादा लाइफ को सिंपल रखें, हम जितना दूसरे के बारे में सोचें, हम अपने ही बारे में सोचते हैं, दुनिया के बारे में नहीं सोचते। जो केवल अपने बारे में सोचता है वो कभी, अगर आपको बड़ा बनना है तो बड़ा सोचना पड़ेगा। बड़ा सोचने का मतलब दुनिया के बारे में सोचो। तो अगर बड़ा बनना है तो बड़ा सोचो। बड़ा सोचने का मतलब क्या है? दूसरे के बारे में सोचो, दूसरे को बढ़ाने के बारे में सोचो, दूसरे की इनकम बढ़ाने के बारे में सोचिए, तब आप बड़ा हो सकते हैं। तो ये जो मॉडल गांव का प्रोजेक्ट है ये। सर जैसे कि बांदा में आपने काम किया है तो वहाँ पे रेत माफिया भी हुआ करते हैं, तो आपने क्या गैंग वॉर कभी ऐसी फेस की वहाँ पे? देखिए, वो
ये जितने माफिया होते हैं, जी। जब मैं वहां था, मुख्तार अंसारी भी थे, अच्छा। जेल में वही थे। जी। तो हम लोग जब जेल में जाते थे निरीक्षण करने हर महीने डीएम को, तो हर बैरक में जाते थे, उनसे मुलाकात भी होती थी, क्योंकि हमारी ये ड्यूटी होती थी कि हम सबसे पूछें कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। रेल मतलब जेल में वो सारी चीजें वैसे चल रही है जैसे कानून कहता है। तो मैं 2-3 बार मुख्तार अंसारी जी के बैरक में गया, मिला, बातचीत भी हुई, और बांदा जेल में ही थे। तो माफिया जो होते हैं वो समझते हैं अधिकारी कैसा है, तो हम तो हर सप्ताह अचानक रेड डालते थे, 200-200 ट्रक बंद कर देते थे। मुझे पता रहता है, मान लीजिए 6 दिन तुम गलत रेत निकालोगे, रॉयल्टी नहीं दोगे, ये कहीं दिन वो सब कब्जा पूरा कर लेते थे। और वहां उस समय मुझे याद है मैक्सिमम पेनाल्टी 25,000 थी। हमने किसी का 25,000 से एक पैसा कम नहीं किया है, रिकॉर्ड है क्या। किसी का ट्रक पकड़ा गया जी, तो मेरे किसी रिश्तेदार का, मेरे किसी घर का, किसी जानने वाले का, किसी का भी पकड़ा गया। मेरे पास, मैं बस्ती रहने वाला हूँ, गोरखपुर के बहुत लोग आए मेरे पास, ऊपर की बहुत सिफारिशें आई कि ये फलाने जगह से जुड़े हुए हैं और इनका ट्रक है, साहब इनको चलने दीजिए। हमने कहा ये मेरा काम नहीं है, मैं नाम नहीं ले सकता कहाँ सिफारिश आई, बहुत ऊंची ऊंची जगह से ड्यूटी पहले है। हाँ, नहीं, हमने अपना ये, इसीलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्यों मेरा नियम कानून सबके लिए एक था और सबको ये पता था ये छोड़ेंगे किसी को नहीं। और अगर ट्रक पकड़े गए तो 25,000 से एक पैसा कम नहीं होगा पेनाल्टी में। और ये भी सबको पता था कि इस सप्ताह में 15 दिन में एक बार अचानक रेट पड़ेगी और सब बंद कर देंगे। तो इसलिए कोई दिक्कत हमें तो नहीं हुई और हमारा रेवेन्यू खूब बढ़ा और हमें सैंड में अवार्ड मिला। जी सर, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, नई खादान खोदने के लिए मेरे पास रिकॉर्ड है। सर आपका काफी सराहनीय काम किए हैं। सर आपने बताया मुख्तार अंसारी से आपकी मुलाकात हुई थी, तो आप थोड़ा सा शेयर करेंगे वो मूवमेंट क्या? नहीं, वो जैसे देखने में तो पर्सनालिटी तो अच्छी थी जी। जब भी हम लोग जाते थे तो वो कहते थे आइए, बड़ा इंसिस्ट करते थे और वहां हम अकेले नहीं जाते थे जी। वहाँ हम एसपी साहब और डीजे साहब तीनों एक साथ जाते थे। अच्छा। तो उनका जो बात करने का तरीका, मतलब व्यवहार बहुत अच्छा। जो एक चीज मुझे अभी ध्यान आ रहा, बहुत दिन हो गया, व्यवहार पर बहुत इंसिस्ट करते थे, साहब बैठिए 2 मिनट चाय पी के जाइए, जैसे जो एक कर्सी होती है तो वो कर्सियत बहुत थी। तो मुझे ध्यान आ रहा है, याद कर रहा हूँ मतलब बड़े कर्सी में और बहुत लंबे से, हाइट तो भी काफी लंबी, और वो दिन भर पेपर पढ़ा करते थे। तो मुझसे उन्होंने कहा कि क्योंकि हम लोग पेपर में हमारा सब न्यूज छपता रहता, तो मेरे बारे में बहुत गहराई से रोज न्यूज पढ़ता था और हर वर्ग, तो उनको ये पता था साहब आप दिन भर आपके बारे में हम लोग न्यूज पढ़ते हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बात बताया, उन्होंने बताया कि हम न्यूज पढ़ते हैं और जब हम लोग गए तो न्यूज उनके चारों तरफ पेपर वो अच्छा पढ़ते। अच्छा, न्यूज़पेपर सर उनको जेल में प्रोवाइड कराया जाता है? हाँ सर, थोड़ा सा आप जेल सुधार पे जैसे आपने काम किया था सर, थोड़ा सा हमें बताइए कि जेल में जैसे कैदी जैसे दिखाते हैं कि सजा काटने के लिए, तो आपने ये बताया अपनी बुक में कि जेल सजा काटने के लिए नहीं है, सुधारने के लिए है। तो एक माइंड में ये बना हुआ है कि नहीं तुमको सजा काटनी है, इसीलिए इंसान जेल में है आपका, लेकिन इसमें आपका जो है वो थोड़ी सी सोच अलग है। इस बारे में आप थोड़ा सा बताइए। ये मेरी सोच अलग नहीं है, यही सही बात है। वो जेल नहीं है, उसका नाम है सुधार गृह जी, करेक्शन हाउस। ऐसा हाउस जहां करेक्शन होता है। तो करेक्शन क्या करना है, वो गड़बड़, उनकी सोच गड़बड़ हो गई है, कोई गलत काम कर दिए, इसको करेक्ट करना। वो जो गड़बड़ काम कर रहे हैं, जो उनकी सोच है, उसको करेक्ट करके उन्हें एक खराब इंसान से अच्छा इंसान बनाना। तो जब हम गए वहां, हम हमारे एसपी डिस्ट्रिक्ट, ये हर महीने जाना है, ये नियम है कि हम लोग जाते हैं, पूरा जेल घूमते हैं, सबसे मिलते हैं, खाने की क्वालिटी, सफाई की क्वालिटी, और कैदियों से मिलके कहीं उनके साथ कोई वहां दिक्कत नहीं। तो हर महीने हम लोग जाते हैं, ये नियम है, जाते थे और 3 के तीनों जाते हैं, नहीं अचानक एक आदमी जाना। डिस्ट्रिक्ट के जो तीनों सबसे बड़े अधिकारी वहां जाते हैं और देखते हैं कि जो नियम है जेल को चलाने को, संचालित करने को, वो नियम से चल रहा है जी। तो मैंने देखा कि सब लोग बहुत परेशान है, सबके चेहरे पे काली है, सब निराश है, हताश है। तो हमने कहा
कि इसको कैसे, ये इनके चेहरे पे जो सब परेशान है, इंसल्ट है, इसको कैसे ठीक किया जाए। और मेरे को एक आइडिया था, किरण बेदी का नाम मैंने बहुत जी। सुना था। किरण बेदी तिहाड़ जेल में ये सुधार कर दिया, वो कर दिया, और उनका बड़ा नाम है। तो हमने कहा वो तो आईपीएस थी, ये तिहाड़ जेल वो सुधार सकती है, तो मतलब जिले का पूरा मालिक हूँ। बिल्कुल सर। एक जिले का मैं मालिक, मतलब मालिक है, मैं पूरे जिले को का गवर्नेंस, मालिक तो नहीं कहना ठीक नहीं है, कि मैं पूरे जिले का गवर्नेंस का हेड हूँ। तो और किरण बेदी के पास तो खाली एक जेल परिसर का कमांड था, मेरे पास तो पूरे जनपद का कमांड था, पूरी चीज मेरे डिस्पोजल पे थी, हाउ टू मेक द थिंग्स बेटर। तो फिर यहीं से मैंने एक चैलेंज लिया। तो मैंने पहले क्या किया कि सुबह वहां जितना, हमने कहा ये जेल एक गांव है, और जो इसमें बैरक है वो उसके मोहल्ले हैं। हमने ये कॉन्सेप्ट बना दिया कि ये जो जेल की तबड़ा ये एक गांव है, गांव इसे तो बसा होता है, उसकी भी गांव की बस्ती गांव। तो मैंने एक वहां भेजा योगा टीचर जी। और हर बैरक से हमने कहा जो योगा में, हर बैरक में जो कैदी है सब योगा में, तो उनको हर बैरक से 4-4 योगा जो सीखना चाहते थे उनको मैंने बैरक को योगा सिखा दिया 1 सप्ताह। अब वो हर बैरक में योगा जान गए। अब वो सुबह रोज 5 बजे उठते थे, 5:30 से 6:30 1 घंटा वो जो बैरक में योगा सीखे थे वो अपने बैरक में योगा कराता था। तो हर बैरक में हमने योगा ट्रेनर तैयार करा दिया, और ट्रेनर तैयार कराने के बाद वो सुबह योगा कराता था। अब आदमी 4-5 बजे उठेगा, योगा करेगा, तो उसकी हेल्थ ठीक हो जाएगी, रूटीन उनका बन गया, रूटीन बन गया जी। फिर इसी तरह से वहां कल्चरल एक्टिविटी, एक स्टेज था और कैदियों बैठने, तो हमने कहा एक दिन सैटरडे को कल्चरल एक्टिविटी होगी 2-2.5 घंटे का, तो उसी में वो नाच गाना नौटंकी वही कैदी ही करेंगे, और देखने वाले सामने कैदी ही रहेंगे, एंटरटेनमेंट के लिए। एंटरटेन। तो उनका 3 घंटे का एक पिक्चर हमने ये तैयार करा दिया। अब इसी में कौन गाना गाएगा, अच्छा वहाँ जो ढोलक मजीरा हारमोनिया ये सब होता है, देती है सरकार, जो नहीं था हमने दिलवा दिया। अब वहाँ ये, अब लोग इसमें व्यस्त हो गए, तुम्हें क्या गाना आता, कौन नौटंकी, और तो एक चीज तो ये शुरू करा दिया। दूसरी एक्टिविटी, तीसरा हमने ये शुरू करा दिया कि जिसको जो खेलना आता है, हमने सब कैदी से कहा जिसको जो खेलना आता है बताओ क्या खेलोगे। तो कोई फुटबॉल खेलना तो फुटबॉल की टीम बना दिया, कोई वॉलीबॉल, बैडमिंटन, रस्साकशी, जितने खेल थे उतने तरह का टीम बन गई। और मैंने उनको वो चीज मुहैया, अपने खेल विभाग से कहा इनको बैडमिंटन दे दो, इनको नेट दे दो, जो मांगे सब दिलवा दिया। अब वो हर कैदी खेलिए। तीसरी एक्टिविटी, इसी तरह से हमने 12 एक्टिविटी शुरू कराई। अब पूरा दिन कैदियों का क्या होने लगा, अच्छे से बीतने लगा, वो अपने मन का काम करने लगे, उनकी हेल्थ सुधरने लगी, और वो खुशहाल हो गए। गांव एक खुशहाल गांव में हमने कन्वर्ट कर दिया। केवल यही था कि वो बाउंड्री के बाहर नहीं निकल सकते थे, बस इतना नहीं हो पाया, और अदरवाइज एक खुशहाल गांव में हमने जेल को, यही हमने जेल सुधार में लिखा। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कमेटी गठित करके हर जेल की वो कराया इवैल्यूएशन की कौन जेल अच्छा चल रहा था, हमें नंबर 1 जेल का अवार्ड मिला आपको। जी सर, अवार्ड से याद आया कि बांदा को प्रधानमंत्री अवार्ड भी मिलने वाला था, आपको पूरी उम्मीद थी कि मिलेगा भी, बट बदकिस्मती कहें इसे या कुछ और, कि आप उस टाइम आपका जो बतौर आप वहां पे डीएम नहीं थे, वो आपका टाइम पीरियड खत्म हो गया था, तो वो चीज आपने कैसे फेस की थी? नहीं देखिए, ये बात सही थी कि वो अवार्ड सेलेक्ट भी हो गए थे, उसमें 4 फेज में सिलेक्शन होना था, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। जी, नाम भी आया उसका, उसमें नाम आया, टॉप में भी आया। हाँ, 100 में 95 नंबर हम लोगों के हमारे वादा को मिला। फिर अचानक ये पता लगा कि ये तो अप्लाई वही जिलाधिकारी कर सकता है जो उस समय जिले में है, क्योंकि मैं उस समय हट चुका था। तो ये तो टेक्निकल बात थी, और इसको लेके तो ये तो शॉकिंग था, क्योंकि पूरे जनपद को पता था और वहाँ के सांसद विधायक को पता था। तो इट वाज ए ग्रेट शॉक टू ऑल, जिसको ये पता था कि ये प्रोसेस चल रहा है। इस पर वहाँ के सांसद जी थे जो उस समय उन्होंने शिकायत भी की, उन्होंने और लोगों से भी शिकायत कराई, और ये मुद्दा बना जी। और एक अच्छे काम को, और जहाँ एक आशा बन जाए कि हाँ ये हम लोग सेलेक्ट हो गए हैं, और आपको रिजल्ट, आपको पता लग गया कि आपका स्कोर 99% है, और पता लगे आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो ये शॉकिंग था। और रियली इट वाज शॉकिंग नॉट ओनली फॉर मी,
but it was shocking for all those who was involved at that point of time, क्योंकि इम्तिहान हो रहे थे, मौके पर जांच हो रही थी, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होने थे, लेकिन वो फिर एक चैलेंज के रूप में बात आई सॉल्व। तो फिर हर एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी, उसने भी बहुत कुछ सिखाया। बिल्कुल सर। तो वो एक शॉकिंग तो था। तो सर थोड़ी सी निराशा तो हुई होगी, तो फिर उससे निराशा से आपने उसे आशा में कैसे बदला? हमने बताया ना, एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी। तो ये चैलेंज तो था ही कि भाई ये इतनी बड़ी चीज होने के बाद, अच्छा वहां के जो अधिकारी थे वो हमें जानते थे, तो बताते रहते थे कि आप इतने नंबर का आए हो, सेकंड नंबर पे ये है, थर्ड नंबर पे ये है। तो हमारा बहुत नंबर था, दूसरे नंबर वाला 80 था, हमारा 95 था। 4 ज्वाइंट सिक्योरिटी भारत सरकार के इंटरव्यू किए। तो शॉकिंग, मतलब शॉक तो हर आदमी, जब कोई चीज आपके सामने सब चीज पता था, पास हो, तो दैट वाज ए ग्रेट शॉक। यस सर। फिर वो चैलेंज तो रहता है, तो उस जो वहां से शॉकिंग, तो मॉडल गांव में शौक को इधर हुआ कि कुछ और अच्छा किया, आपने उसे अपॉर्चुनिटी में बदला। तो सर आपके मॉडल गांव में 3 पिलर्स हैं, विलेज मैनिफेस्टो, चेंज मेकर और एफपीसी, किसान उत्पादक कंपनी। तो सर विलेज मैनिफेस्टो, चेंज मेकर, किसान उत्पादक कंपनी, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कैसे? देखिए गांव में लोगों को ये पता है गांव का विकास, आप गांव वाले से पूछो कि विकास क्या है, गांव का विकास क्या है, तो कहेगा नाली, खड़ंजा और राशन की दुकान, इसके अलावा उसको कुछ नहीं पता। बिल्कुल सर। दूसरा उसे क्या पता है, ये पता है कि हमारा विकास, गांव का विकास कौन करेगा, सरकार करेगी। कोई डीएम साहब कर देंगे, कोई एसडीएम कर देगा, कोई एमपी साहब, या उसे वो कुछ नहीं करेगा। जबकि सच्चाई क्या है, गांव का विकास ना डीएम साहब करेंगे ना एम, कोई नहीं करेगा, गांव वाले को खुद करना। क्या? यस सर। रूरल डेवलपमेंट केवल गांव वाला ही कर सकता है, जब सारे गांव वाले मिलके करेंगे तभी होगा। अभी उसकी क्या धारणा है, उसे कुछ नहीं करना है, सरकार कर देगी, नेताजी कर देंगे, वो नहीं कुछ करेगा। ये जो धारणा है, इससे रूरल डेवलपमेंट पे बुरा प्रभाव पड़ रहा। सरकार ने तो बहुत सारी स्कीम बना दी, और आपको ना उस स्कीम के बारे में पता, आप स्कीम का लाभ ही नहीं ले पा रहे हो। सरकार देना चाह रही है, लेकिन जब आपको जानकारी नहीं है तो आप ले नहीं पा रहे हो, तो सरकार को आप अपना तो फेल हो ही रहे हो, सरकार भी फेल हो रही है। तो मॉडल गांव में हम लोगों ने यही किया कि पहले ये सोच बदली मैनिफेस्टो से, इसमें 25 बिंदुओं पे काम करना है, गांव में कोई विवाद ना हो, पानी बचाओ, उससे इनकम बढ़ती है, पेड़ लगाओ, टेक्नोलॉजी का यूज करो। वो हम लोगों ने एक मैनिफेस्टो बनाया, उसमें 25 पॉइंट लिखे हैं। उनको क्या पता, तो मैनिफेस्टो का 2 उद्देश्य है कि लोगों को गांव में किन किन मुद्दों पे काम होना चाहिए ये बताना, वो 25 पॉइंट बताना। दूसरा ये बताना कि गांव का विकास सरकार और नेताजी और जनप्रतिनिधि नहीं करेंगे, तुम सबको खुद करना है। इससे क्या होगा, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन का। हाँ, पार्टिसिपेटरी जो है अप्रोच से ही गांव का विकास होगा। तो अभी पार्टिसिपेटरी अप्रोच नहीं है। तो ये जो विलेज मैनिफेस्टो का मकसद यही है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ाना। सरकार तो काम कर रही है, समाज नहीं कर रहा है। समाज को कैसे कर दिया जाए कि सरकार समाज मिलकर बढ़े, ये सही होगा। दूसरा आप करिए चेंज मेकर, करेगा कौन जिले में? हर गांव में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। तो जो अच्छे लोग हैं, जो समाज के लिए जीना चाहते हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको हम लोग पकड़ते हैं, गांव में कौन अच्छा आदमी है, और फिर उसको ट्रेन करते हैं, भाई यू बिकम द चेंज मेकर। आप गांव का विकास करो, खुद आगे बढ़ो, गांव को आगे बढ़ाओ। तो उनको हम लोग प्रोफार्मा बनाए हैं 8-10, उससे हम लोग ऐसे करके फिर उनको लखनऊ भी बुलाते हैं, ऑनलाइन बैठक करते हैं, उनको समझाते हैं कि आपको क्या करना, कैसे करना। तो गांव में जो अच्छे लोग हैं वही चेंज मेकर हमारी परिभाषा में, उनको हम लोग जोड़ते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं और उनको एम्पावर करते हैं बाय गिविंग देम द प्रॉपर नॉलेज हाउ टू एक्ट एज ए चेंज मेकर, हाउ टू यूज योर दिस एपिटाइट फॉर डूइंग सोशल वर्क। और देखिए ये जो हम लोग तीसरा पॉइंट है एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जी सर, ऑर्गेनाइजेशन, खेती घाटे का सौदा। खेती से इसीलिए लोग, अच्छे लोग हटते चले जा रहे हैं। तो इसको जब तक ये प्रॉफिट का सौदा नहीं बनेगा
तब तक कोई खेती में आएगा नहीं। इसीलिए सरकार एफपीओ को बहुत प्रमोट कर रही है, फैसिलिटी दे रही है, सब्सिडी दे रही है, और कि एफपीओ के माध्यम से गांव वाले मिलके, एफपीओ का क्या है, गांव की कंपनी, गांव वाले मिलके एक कंपनी बनाएंगे, गांव वाले मिलके इसको चलाएंगे, बनाएंगे भी गांव वाले मिलके, चलाएंगे भी गांव वाले मिलके, और इसका जो फायदा मिलेगा कंपनी का वो गांव वाले लेंगे। तो ये है एफपीओ। लेकिन ये बहुत कामयाब अभी तक जो जानकारी है या जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा ये नहीं चल पाया। ठीक है, इसमें बहुत कुछ सुधार की जरूरत है। कुछ तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन वो कुछ लोग जो पर्सनल लेवल में इंटरेस्ट लेते हैं, जो इसका मकसद था कि ये एफपीओ पब्लिक पार्टिसिपेटरी वाले वो लोगों का विकास हो। मेरी जो अपनी व्यक्तिगत राय है या जो मेरी जानकारी है, तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस नहीं दिखता है, लेकिन बहुत लोग इसका फायदा उठा के बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। जी सर, तो जैसे कि हम लोग रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपने जितना भी काम किया उसमें सबसे चैलेंजिंग क्या रहा, वो आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, सबसे चैलेंजिंग काम तो होता है जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो पानी का काम, और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग भी था जी। क्योंकि पानी जब सब बचाएंगे तभी ये समस्या की दूर होगी। 20 लाख की आबादी है, हमें 20 लाख को जोड़ना, उनका विश्वास जीतना, उनको समझाना और उनसे पानी बचाने का काम करवा लेना, ये चैलेंजेज होते हैं। तो चैलेंजेज में जो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर आप अफसर बन के काम करोगे, जो एक होता है ना कि हम बड़े हैं वो छोटे हैं और हमारे पास पावर है, हम अफसर हैं, हम जो कहेंगे उनको करना है, तो करेगा तो, लेकिन वो नौटंकी करेगा आपके लिए। हमें किसी से जो काम कराना है, तो जैसे मैं स्टूडेंट में गया तो स्टूडेंट बन गया, किसान में गया तो किसान बन गया, जैसा देश वैसा भेष। तो लेकिन ये काम बहुत आसान नहीं है। किसी डीएम से कह दो जमीन पे बैठ के बैठक करो तो सोचता रहे हम इतने बड़े अफसर हैं, लेकिन सही बात यह है कि उसको जमीन पे ही बैठ के काम करना चाहिए। उससे क्या होगा, दो फायदा होगा, उससे कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आम जनता से जुड़ाव अच्छा होगा, खर्चे कम हो जाएंगे, जैसे टेंट का खर्चा, फूलमाला का खर्चा, चूना का खर्चा, कुर्सी मोड़ा का खर्चा। वैसा करोगे तो 20-25 हजार एक बैठक करने में लगेगी, और सिंपल दरी पे बिछाओ जैसे महात्मा गांधी करते थे। अगर वो इतना ही अच्छा होता ताम झाम तो महात्मा गांधी क्यों नहीं करते थे। महात्मा गांधी, आप अभी सरदार पटेल, महात्मा गांधी जितना बैठक देखो, एक तख्ता है उसी पर एक माइक लगा लिया और बोल रहे हैं, नो टेंट, नो फूल, नो माइक। आज के डेट में तो छोटी होती है तो वो फूल से स्टेज सजाते हैं। सर उस कितना समय और कितना पैसा बर्बाद करते हैं। और ये जो दिखावा, चाहे वो ये दिखावा बहुत चरम पे है, और ये बहुत बड़ा आइटम है नुकसान का। जी। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे हम अपने आप को जमीन पे लाएं और आम आदमी बन के काम करें। बिल्कुल सर, जैसे कि कोई भी इंसान है वो कामयाब होने के लिए बहुत मेहनत करता है, लेकिन एक मोड़ पे उसको सक्सेस नहीं मिलती है, निराश हो जाता है। जैसे 95% देखा जाए लोग, वो सक्सेस उनको मिलती ही नहीं, कितनी भी कोशिश कर ले फिर बाद में वो किस्मत को कोसते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कुछ भी कर लूं कामयाब होने वाला नहीं हूँ। तो ऐसे में आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, ये धारणा ये है, और अगर यही जिसकी धारणा बदल जाती है, जैसे आपको जो आप चाहते हो कौन आपको दे सकता है। जैसे आपने कहा मुझे नेता बनना है, मुझे एमपी बनना, मुझे एमएलए बनना, मुझे आईएएस बनना, मुझे बहुत बड़ा हीरो बनना, मुझे बहुत बड़ा वकील बनना, जो भी आपका ड्रीम है, ये जो आप चाहते हो आपको कौन बना सकता है? आपके माता पिता, आपके गुरु, आप स्वयं। तो जिसको तो ये पता है कि ये काम केवल और केवल हमें ही करना है और हम ही ये काम कर सकते हैं, वो तो सफल हो जाता है। और जिसके दिमाग में ये है कि अरे वो तो हमारे वहां जुआड़ है, हम तो बहुत धनी हैं और हमारे माता पिता बहुत हैं और हम आईएएस बन जाएंगे, मान लीजिए, वो नहीं सफल होगा। जब उसके ये समझ में आएगा कि ये इसमें किसी का कोई नहीं चलेगा,
तो जिसको ये पता लग जाता है, जिसको ये एहसास हो जाता है कि हमें जो चाहिए वो केवल और केवल हम ही पा सकते हैं, हम ही कर सकते हैं, वो तो सफल हो सकता है, हो जाता है। लेकिन अधिकांश लोगों का अरे वो मदद कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, तो वो रेफरेंस मिल जाएगा किसी का, किसी के हाँ, रेफरेंस से हो जाएगी, जॉब मिल जाएगी, ये हो जाएगा तो फेल हो जाता है। तो जिस दिन आपके समझ में आ गया कि हम जहां जाना चाहते हैं वहां जाने में मदद कौन कर सकता है? हम खुद। स्वयं। जी। जिसने ये सोच लिया वो तो आगे चला गया, उसको उसकी मंजिल मिल गई। और जो इसमें तब्दीली, सोच में जिसके थोड़ी भी तब्दीली है, अरे वो थोड़ा मेरे पापा मदद कर देंगे, थोड़ा मेरा रिश्तेदार कर देगा, दोस्त कर देगा, वही हार गया है, तभी उसके सक्सेस का कोई रास्ता फिर नहीं बचेगा। आपको आगे केवल आप ले जा सकते हो और कोई दूसरा नहीं। यही एक सेंटेंस है, मंत्र है। बिल्कुल सर, कामयाब होने का यही मंत्र है सर ने जो हमारे साथ शेयर किया। तो सर जो आईएएस, जैसे कि आप आईएएस ऑफिसर हैं, तमाम देश के जो युवा यूथ है उसका भी सपना, ज्यादातर जो पीढ़ी है उसका सपना है कि मैं भी आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं, आईएफएस बनूं। और अभी तो आजकल के जो जमाने में ट्रेंड सा चल गया है कि आईएएस बनना ही है। वो लोग मेहनत करते रहते हैं, प्रिपरेशन करते रहते हैं, मतलब डिप्रेशन में भी चले जाते हैं वो, कि जब उनको रिजल्ट उस हिसाब से आता ही नहीं है। और एग्जाम में करोड़ों लोग बैठते हैं और उसमें से भी कुछ गिने चुनों का सिलेक्शन होता है। तो इस पे आप उनको क्या, कि वो थोड़ा सा अपने खुद पे भरोसा रखें, थोड़ा सा आप क्या बोलना चाहेंगे उनको? देखिए, पहले तो आपको अपनी क्षमता का एहसास खुद ही आकलन करना चाहिए। इसे मान लीजिए कि आप जो है 2 रोटी खाने की क्षमता है और आपको लगे और कि हम 10 रोटी खा लेंगे तो आप खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। तो पहले तो आपको अपनी क्षमता का आकलन करना चाहिए। और वो आकलन कैसे करना चाहिए? वो हो जाता है, जो चीज आप सोचोगे हो जाएगा। हमें अपना पोटेंशियल पता होना चाहिए। पता होना चाहिए। जैसे हम जब प्राइमरी में पढ़ते थे तो हम पढ़ने बहुत तेज थे, तो हमारी मैथ की कॉपी गुरुजी चेक कर देते थे, हमें पूरे क्लास की कॉपी दे देते थे कि आप चेक करिए, और मैं अपना देख के और टिक लगाता रहता था गलती का। तो वहीं से पता लग गया ना मैं कि हाँ मेरे अंदर वो चीज है। तो अगर वो चीज है तो अब ये कि वैल्यूएशन हो गया कि मैं क्लास का टॉपर, तो अगर मैं बहुत, आपको इस तरह से कहीं न कहीं किसी न किसी स्टेज पे इवेल्युएट करना होगा कि जो आप चाहते हो वो क्षमता है या नहीं है। ठीक है, अगर आपके अंदर वो क्षमता नहीं है तो वो क्षमता पैदा करो, तभी मिलेगा। तो ये इवेल्युएशन बिना किए वो भेड़ चाले गए, वो आईएएस बन गए, अब हम आईएएस बनेंगे। आप देखिए, आपके अंदर वो भूख है आईएएस बनने की। जब तक वो अंदर भूख नहीं होगी, कोई बच्चे का इंटरेस्ट गाने में है, आप कह रहे हो जाओ उसको आईएएस बनो, वो गाने में बहुत बड़ा टॉप का बनेगा, सिंगर, टॉप का सिंगर बन सकता है। तो हमें काम वही करना चाहिए जिसमें हमारी रुचि हो और जो हमारे अंदर जिसकी भूख हो। अब मेरा अपना केस है, मेरे अंदर वो भूख पैदा की गई, मेरे फादर ने ये मुझे समझाया, क्योंकि उस समय खेती बाड़ी में यही होता था, पढ़ने का मतलब नौकरी। तो मेरे फादर कहते थे कि पढ़ के नौकरी करनी है तो बड़ी नौकरी करो। उन्होंने मेरे दिमाग में शुरू से ही, बचपने से ही ये भूख पैदा की। फिर मैं वही सपना देखने लगा, वही मेरी रुचि हो गई। जब सपना देखने लगा, रुचि हो गई और मेरा पैशन हो गया तो मिल गई। सर आप ये मानते हैं कि फैमिली जो पेरेंट्स हो वो एजुकेटेड होने चाहिए तभी बच्चे कामयाब होंगे? क्योंकि मोस्टली कुछ बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स नहीं एजुकेटेड होते हैं, और कुछ के होते भी हैं तो उनको वो सपोर्ट मिलता है, उस हिसाब से वो जल्दी सक्सेस पाते हैं। ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ये बात कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक सही नहीं भी है। आज के डेट में मैं मानता हूँ ये सही नहीं है। पहले हमारा जो जमाना था, आज के डेट में आपको इंटरनेट है और हर आदमी के पास ये मोबाइल है और इसमें इंटरनेट का कनेक्शन है, इसमें गूगल है। आपको पेरेंट वाला काम ये गूगल करने लगा, हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईएएस, व्हिच इज बेस्ट टॉपिक, बहुत सारे इंटरव्यू है, बहुत सारे, बहुत इतना इंफॉर्मेशन है। तो वो जो पेरेंट्स से पूछना है ये बता देगा, तो वो वाली समस्या मुझे नहीं लगती अब जी। तो अब आज के डेट में कोई चीज नहीं, केवल आईएएस नहीं, आप नाचना चाहते हो, आप गाना चाहते हो, आप हीरो बनना चाहते हो, हर फील्ड के बारे में आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी हो, में ये जानना है, तो केवल इंडियन नॉलेज नहीं, ग्लोबल नॉलेज, द नॉलेज विच इज
गिवन बाय द टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, सबका ऑनलाइन है, रिसर्च पेपर है, ऑडियो है, वीडियो है, पढ़ के सीख लो। तो वो समस्या अब नहीं है, मैं नहीं मानता। यही 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 रीजन है क्यों। सर आपने जैसे बोला कि ऑनलाइन बहुत सारे कंटेंट है, तो सर देखा जाए तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट की बात हो, क्वांटिटी बहुत है, तो अभी कैसे पता करेगा कोई इंसान की क्वालिटी इसकी सही है कि नहीं, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाती है, इतने सारे रॉ मटेरियल्स हैं, इतनी सारी। आप लिखिए टॉप 10, उसमें टॉप 10 ढूंढ लीजिए, उन्हीं का कंटेंट पढ़िए। क्या जी, आपको जैसे जो भी टॉपिक लिखना है, टॉप 10, टॉप 5, और उन्हीं का कंटेंट पढ़िए और किसी का पढ़िए। बिल्कुल सर। सर हमारे जो देश में अभी देखा जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी बढ़ रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, जो यूथ हैं पोस्ट ग्रेजुएट होके भी उनको अंडर एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं, तो इस पे आपको क्या लगता है कि सच में ये ग्राउंड रियलिटी है कि नहीं? हाँ, ये ग्राउंड रियलिटी है। और अनएम्प्लॉयमेंट की जो बात है या अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात है, ये बहुत बड़ा एक इशू है और बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए हमें देखिए, जो नौकरी वाला माइंड सेट है उससे निकलना पड़ेगा जी। अब हमें इंटरप्रेन्योरियल वाले माइंड सेट में और अपने स्किल को रोज अपडेट करना है। ये चीज देखने को नहीं मिल रही। एक बार हमने पढ़ लिया, अब हमें नौकरी मिल गई, हम जिंदगी भर नहीं पढ़ेंगे। भाई रोज तो आपका काम बदल रहा है, तो जब तक रोज पढ़ोगे नहीं, अपने को अपडेट नहीं करोगे, तो आउटडेटेड हो जाओगे जी। तो इसी तरह से जो हमारा यूथ है उसको पढ़ने की तरफ जो रुझान है वो करना चाहिए। किसी तरह बहुत सारे स्किल हैं और बहुत, देखिए, काम करने वाले के लिए कोई कमी नहीं है। और जो अगर आप फेल हैं तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। अगर आप गरीब हैं तो आप खुद जिम्मेदार। आप अपने गांव में देखिए, ये कई गांव में, ये कई वातावरण में कई परिवार है, जो मेहनती परिवार होता है, उसका घर में कमाई होती है, वो सुबह 4 बजे उठ के और जाके खेती में काम करता है, उसको कोई कमी नहीं है। वही पड़ोस में वो 10 बजे सो के उठते हैं, वो मेहनत नहीं करेंगे तो गरीब रहेंगे। जबकि अगल बगल घर है, दोनों के पास बराबर के खेत हैं। एक बहुत मेहनती है, कुछ नया वैरायटी का बीज लाता है, खाद लाता है, कुछ नया खेती में करता रहता है, रोज कुछ ना कुछ सीखता रहता है, बाहर से सीख के आता अपनी खेती में, उसको लगा के वो पैसा कमाता है। उसी का दूसरा भाई है, वो 8 बजे तक सोएगा, आराम से जाके चौराहे पे गप मारेगा, तो वो धनी होगा। हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर जगह अच्छे लोग हैं। आप कहीं बाहर मत जाइए, आप अपने गांव में ही देखिए कि जो आपके गांव में ही अच्छा काम करे, उन्हीं से सीखिए, उन्हीं की नकल करिए, उन्हीं के पास बैठिए, उन्हीं से कहिए, भैया तुम कैसे धनी हो गए, हम कैसे गरीब हो गए, आप बताइए, हम भी धनी होना चाहते हैं। ये कौन करता? कोई करता है? तो जब तक ये नहीं करोगे तब तक आप धनी कैसे हो जाओगे? आप 8 बजे तक सोते रहे, वो बेचारा 4 बजे उठ के खेत में बैल लेके और ट्रैक्टर लेके खेती करने जा रहा, और आप 8 बजे तक सो रहे हो, कैसे धनी हो जाओगे? जी सर। आपको क्या लगता है, हार्ड वर्क ज्यादा जरूरी है या फिर स्मार्ट वर्क? दोनों जरूरी है। हार्ड वर्क भी जरूरी है और स्मार्ट, इम्बेडेड विद द स्मार्ट। इसीलिए जब पढ़ेंगे ना आप स्मार्ट का, आप मेहनत करिए, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो इसका मतलब कि करने में, प्रोसेस में कोई दिक्कत है, पढ़िए, प्रोसेस चेंज करिए, वही स्मार्ट हो जाएगा। बिल्कुल सर। जैसे कि आपने डेवलपमेंट के बारे में बताया और आप काम भी कर रहे हैं मॉडल गांव पे, ऑल ओवर इंडिया आप काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारा इंडिया का जितने विलेजेस हैं सारे के सारे, जैसे कि हमारा देश जो है गांव में ही बसता है, आपने भी किताब में लिखा और ये रियलिटी है, फैक्ट है, तो आपको क्या लगता है कि आपका जो ये प्रोजेक्ट है कितने सालों में हमारा जो जितने भी गांव है देश के, कितना टाइम लगेगा उसको डेवलप होने में? तो ये इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता कितना टाइम लगेगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, जी सर, स्लो प्रोसेस। इट इज वेरी हार्ड टू से कि व्हेन वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस टास्क। हम बचपने में अपने गांव में रहते थे, 1966-67 में हम 80 तक गांव में रहे। गांव में बहुत बुरा हाल था। आज हर गांव में रोड अच्छे हैं, बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, ठीक है ना। तो क्या था वहां, पहले बेसिक चीजें ही नहीं थी, रोड ही नहीं था, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, ठीक है। स्कूल के लिए दूर दूर तक जाते थे,
बच्चियों की तो और दिक्कत थी, कैसे लड़कियां पढ़ने दूर जाए। आज हर 2-3 किलोमीटर पे गांव में प्राइमरी स्कूल, बच्चे नहीं, प्राइमरी स्कूल बंद करने की नौबत आ रही है, पेयरिंग करना, हाँ पेयरिंग करने की नौबत आ रही है। तो देखिए ये क्या है, ये विकास ही तो है। आज 40-50 साल में विकास काफी हुआ, लेकिन जितना होना चाहिए था नहीं हुआ। तो इसका ना कोई पैमाना, जिस दिन दुनिया जाग जाएगी, जिस दिन जाग जाएगी उसी दिन विकास जल्दी हो जाएगा, नहीं जागेगी तो कम होगा। तो हम सबको मिलके जगाना, हम मॉडल गांव में कुछ किसी को देते नहीं है, लोगों की आंखें खोलते हैं, जगाते हैं, सिखाते हैं, जगाया, सिखाया और दौड़ाया। सिंपल। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कीमती वक्त हमारे साथ साझा किया। आप हमारे चैनल पे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इंस्पायरिंग जर्नी से हम उम्मीद करते हैं हमारे ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आप सर की डायनेमिक डीएम बुक जरूर पढ़ें। आपको इससे फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे उपलब्ध है। ओके सर, ये किताब जो है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे ऑनलाइन उपलब्ध है। ये हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में है और बहुत पॉपुलर है। अभी दैनिक जागरण 20 किताबें ईयरली बेस्ट सेलर किताबों की एक सूची छाप रहा है पूरे देश में। इसमें ये लगातार इस किताब को छाप रहा है, पिछले 3 साल से ये बेस्ट सेलर में है और लोग इसको खूब पढ़ रहे हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल बुक है। जी, आप भी जरूर इस बुक को बाय करें, परचेज करें, और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर की भी जर्नी से, इनकी बातों से आपको बहुत कुछ सीखने, उम्मीद करते हैं आपको कुछ सीखने को मिला ही होगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत की बात।